हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज इन ऑफिशियली फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का। तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स में हीट ट्रांसफर। तो हमने लास्ट लेक्चर में हीट ट्रांसफर का थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने कंडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा। कन्वेक्शन क्या होता है हमने वो देखा। आज हम देखते हैं कि भाई रेडिएशन क्या होता है। इसके पहले मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि भाई कैसे कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। उसमें से एक बात ये बोली थी कि भाई जो सन है, ठीक है, मान लीजिए सन है और ये अर्थ है छोटा सा। तो सन से अर्थ तक जो लाइट रेज आती हैं, ठीक है, लाइट की कुछ रेज आती है जिसके कारण हीटिंग होती है। आप देखते हो जब सूरज की धूप पड़ती है तो हीट होने लगता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, टेम्परेचर गर्म होता है, गर्माहट आती है, ठीक है। इसलिए तो दिन में ज़्यादा गर्म होता है, रात में थोड़ी ठंडक हो जाती है क्योंकि आपकी रेज नहीं रहती हैं। तो ये जो रेज ट्रैवल होती हैं, अर्थ में तो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, सन के अर्थ के बीच में होता है स्पेस, स्पेस में होता है वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू ये रेज आती हैं। अब वैक्यूम में तो भाई किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, तो इसका मतलब है ना कंडक्शन हो सकता है, क्योंकि कंडक्शन में मॉलिक्यूलर कोलिजन है, मॉलिक्यूल ही नहीं तो कोलिजन कैसे होगा। ना कन्वेक्शन हो सकता है, क्योंकि कन्वेक्शन में भी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो, मॉलिक्यूल डायरेक्टली उठ के आ जाता है, मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उठ के क्या आएगा। तो मतलब इस केस में कुछ तीसरा ही तरीका होगा हीट ट्रांसफ़र का, उस तरीक़े को बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो आज हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन इज़ बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर्ड वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो लाइट रे होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू, ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दैट एनर्जी ट्रांसफ़र इज कॉल्ड एज रेडिएशन, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो हो गया आपका रेडिएशन। देखिए अब रेडिएशन पढ़ें। रेडिएशन आपको मालूम है क्या होता है। अब एक और टर्म होता है ब्लैक बॉडी। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी? A body that absorbs all the radiation falling on it is called black body। मतलब उस पर जितनी भी रेडिएशन पड़ रही हैं वो सबको अब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो बॉडी हो जाएगी ब्लैक बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक ब्लैक बॉडी गिवन है। ये एक समझने के लिए आप ऐसे समझिए, एक स्फीयर है, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, यहाँ से कुछ लाइट रे आ रही है जो आपको क्लियरली दिख रहा है। ये जैसे ही अंदर आएगी तो ये क्या होगा, ऐसे गई, तो यहाँ अंदर अंदर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई कुछ, फिर ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे करके अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो बाहर नहीं आ रही है, बाहर नहीं आ पा रही है, ठीक है। इसका मतलब है जो रे लाइट जितनी ये अब्जॉर्व, जितनी इस पर फॉल हो रही है वो उतनी कंप्लीटली अब्जॉर्व कर रहा है, बाहर एमिट ही नहीं कर रहा है, बाहर दे ही नहीं रहा है, ठीक है, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी, जिसमें कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है। रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब एक बार इसने अब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद भाई अब हमेशा तो अंदर रख नहीं सकता है, तो फिर ये रेडिएशन कुछ एमिट भी करेगा। तो इस रेडिएशन को बोलते हैं, जो एमिट हो रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सही बात है, ब्लैक बॉडी जो चीज़ एमिट कर रही है वो हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नाम पे ही पड़ गया है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो जो ऑब्जॉर्व कर लेती है, जो सारी रेडिएशन उस पर फॉल हो रही है वो पूरी रेडिएशन ऑब्जॉर्व कर लेती है, वो बॉडी होती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करती है, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्लैक बॉडी की, जो हम आगे जैसे जैसे पढ़ते आएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होती जाएंगी। मैंने क्यों बोली, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं प्रूफ भी हम देखते जाएंगे क्यों होता है ऐसा। सच अ बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी, विल एमिट रेडिएशन एट फास्टेस्ट रेट। मतलब ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेंगी वो बहुत फास्ट रेट पे एमिट करेंगी, बहुत जल्दी जल्दी एमिट करेंगी, ठीक है। इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो बहुत जल्दी निकलेगी। गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन आर गुड एमिटर्स। मतलब जो बॉडी जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है रेडिएशन, वो ही उतना ज़्यादा एमिट भी करेगी। सही बात है भाई, आप ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करोगे तो ज़्यादा काम करोगे ना, तो वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो वो ज़्यादा एमिट भी करेगी, ठीक है। सिंपल है याद रखने के लिए। तो ये हो गया कुछ बात ब्लैक बॉडी की और उसके रेडिएशन की। बाकी जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, गुड ऑब्जर्वर्स और गुड एमिटर्स, इन सारे पॉइंट्स की प्रूफ विद अंडरस्टैंडिंग देखेंगे हम, लॉजिक देखेंगे क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। ये होगी ब्लैक बॉडी की बात। अब देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट भी करती है। तो ये जो एब्जॉर्व करती है, हमने बोला कि भाई ब्लैक बॉडी पूरी पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन हर बॉडी तो ब्लैक बॉडी होती नहीं है, ठीक है। कुछ बॉडीज़ ऐसी भी होती होंगी जो पूरी पूरी एब्जॉर्ब नहीं करती होंगी, कुछ परसेंटेज ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देती हैं, कुछ परसेंटेज वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। तो भाई हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो एब्जॉर्ब करती हैं
रेडिएशन वो कितना अब्जॉर्ब करती हैं, उनकी अब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, उस बॉडी की, एक पर्टिकुलर बॉडी की अब्जॉर्प्टिव पावर क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ये मालूम चल जाए किसी बॉडी की अब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, तो उसके बेसिस पे आप उसका कुछ यूज़ कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, राइट। उसकी एमिटिव पावर क्या है, वो कितना एमिट कर सकती है, उस बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो उन बॉडीज़ का, उन सब्सटेंस का, उन मेटल्स का कहीं, ठीक है। तो इसीलिए एक टॉपिक होता है, एक टर्म हमने निकाला, अब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होती है, एमिसिव पावर नाम से समझ में आ रहा है, एमिट, एमिसिव नाम से समझ में आ रहा है। एमिसिव पावर डिनोट्स एनर्जी रेडिएटेड, मतलब जो एनर्जी एमिट करती है, एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल अलॉन्ग द नॉर्मल टू एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल और पर यूनिट टाइम जो एनर्जी रेडिएट करती है, दैट इज़ एमिसिव पावर, ठीक है। क्लियर है भाई, एमिसिव पावर हो गया। डेल्टा क्यू, डेल्टा यू क्या हो गया, लेट्स चेंज द कलर, व्हाट इज़ डेल्टा यू, डेल्टा यू हो गया आपका एनर्जी रेडिएटर, ठीक है। उसको डेल्टा यू बाय डेल्टा ए क्या हो गया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। अब डेल्टा टी भी ऐड कर दो तो क्या हो गया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज डेल ओमेगा, दिस इज सॉलिड एंगल। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल होगी आपकी एमिसिव पावर, ठीक है भाई। एरिया मालूम है, अब आपको सॉलिड एंगल में थोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो मैं बहुत जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि सॉलिड एंगल क्या होता है। आपने कभी मूंगफली खाई हो खरीद के, तो आपने देखा होगा मूंगफली वाले क्या होते हैं, कोन के रूप में आपको, मतलब कोन देते हैं, कोन के अंदर मूंगफली भरते हैं, ठीक है, अगर आपने कभी खाया हो। नहीं तो आप उस कोन को इमेजिन करिए, नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कोन इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। आप एक कोन इमेजिन करिए, ठीक है, कोन में क्या होता है, ये कोन है, राइट। ये एंगल आप नाप लीजिए थीटा, ये तो आपने 2D में नाप लिया एंगल थीटा, राइट। 2D में आपने एक एंगल नाप लिया थीटा। अब क्या करिए, अब मैं चाहता हूँ आप, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, ठीक है, और ये डायमीटर d है, ठीक है, दिस इज डायमीटर d। इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा खाली स्पेस चाहिए, तो यहाँ समझते हैं इसको। ये कोन है, ठीक है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए r रेडियस का, ये r होगा, ये भी r होगा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, व्हाट इज़ थीटा, बेसिकली थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा कितना होगा, अगर ये छोटा सा एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन r, ठीक है। ये जो लेंथ होती है आर्क की, ये लेंथ कितनी होती है, r थीटा होती है, थीटा कितना हो गया L अपॉन r। ये तो हो गया आप जब नॉर्मली एंगल कैलकुलेट करते हो, या L इज इक्वल्स टू r थीटा कैसे आया भाई, आप देख चुके होगा, पहले भी हम कई बार मैथमेटिक्स में आप ये देख चुके होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो समझ लीजिए इतना होता है, ठीक है। अगर कोई सर्कल है तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है दैट इज r इंटू थीटा, वेयर दिस इज थीटा, r इज रेडियस, ठीक है। अगर पूरा आप सर्कल की लेंथ ले लो, मतलब पूरा ही आर्क ले लिया, तो कितना होगा, थीटा कितना होता है पूरे में, 2 पाई r क्या, सरकमफ्रेंस, सही है, हमने वो भी हो गया एक तरह से, इस चीज़ को हमने देख भी लिया कि सही है, 2 पाई r ही तो पेरीमीटर होता है। थीटा इज एंगल इन रेडियन। ये तो हुई 2D की बात, अब थोड़ा 3D की बात करते हैं। तो सॉलिड एंगल कोई एंगल नहीं होता है, बेसिकली सॉलिड एंगल इज, जैसे कि अगर इसको पूरे में आप ये कोन अब 3D में इमेजिन करो, ठीक है, कर पा रहे हो आप 3D में इमेजिन। अब r डिस्टेंस पे मैं एक और सर्कल लेना चाहता हूँ, मतलब r डिस्टेंस पे अगर मैं एक और वो लूँ तो यहाँ पर भी एक ऐसा सर्कल बन जाएगा, ठीक बात है। मान लीजिए इस सर्कल का एरिया s है, ठीक है, एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा। यहाँ पर r क्या होगी, रेडियस, तो इसकी रेडियस मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। तो पाई a स्क्वायर हो गया इसका एरिया, ठीक है। इस सर्कल का एरिया हो गया पाई a स्क्वायर, वाइट वाले सर्कल का वाइट वाले उससे रख दिया है, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जो सॉलिड एंगल होता है वो सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है भाई, देखिए 2 डायमेंशनल में जो पढ़ा था वो होता है एंगल थीटा होता था, 2 डायमेंशनल में जो पढ़ा था वो होता था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन r, ठीक है, जो हमने ये वाला पढ़ा था थीटा। अब इस बार क्या करा है, इस बार मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो इस केस में जो सॉलिड एंगल होगा, मान लीजिए s से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सॉलिड एंगल s से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज़ गिवन बाय एरिया ऑफ दिस, कितना एरिया, पाई a स्क्वायर, ठीक है, दिस एरिया अपॉन
आर स्क्वायर जितने डिस्टेंस पे, ठीक है। दिस इज सॉलिड एंगल। इसको ये समझ में आ रहा है तो ठीक बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक क्वांटिटी है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल दो इससे मुझे नहीं, वो तो वर्ड आ गया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज सॉलिड एंगल। नाउ अब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, तो एमिसिव पावर की बात हो गई कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब्जॉर्प्टिव ये तो हो गई एमिट हो रही है जो एमिसिव पावर। अब्जॉर्प्टिव पावर कैसे डिफाइंड है, क्लियरली समझ में आ रहा है, कुछ जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो उस पर कुछ बेस्ड है। तो अब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज अब्जॉर्ब बाय बॉडी। मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर कुछ रेडिएशंस पड़ रही हैं, ठीक है, उस पर रेडिएशंस पड़ रही हैं, तो वो कितना, इसका कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हो गया आपकी अब्जॉर्प्टिव पावर। अब ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, जितनी पड़ती है वो पूरी अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन अब्जॉर्ब कर रहा है, 1 फ्रैक्शन 1 ही अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर से कोई आपको बॉल फेंक रहा है, तो उसने 5 बार बॉल फेंकी, आपने 3 बार कैच करा। उसने 5 बॉल फेंकी, आपने 3 बॉल कैच करी, तो आपकी अब्जॉर्प्टिव पावर हो गई 3/5, मतलब 0.6, ठीक है। अब आप ब्लैक बॉडी हो, तो उसने 5 बार खींची, आप 5 बार कैच कर लोगे, ठीक है। यही तो करती है ब्लैक बॉडी, सारी कैच कर लेता है। तो फिर अब्जॉर्प्टिव पावर कितनी हो जाएगी, उस केस में अब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगी 5 फेंकी, 5 कैच कर ली 1। तो ब्लैक बॉडी के केस में अब्जॉर्प्टिव पावर होती है 1। तो आपने पढ़ लिया कि भाई एमिसिव पावर क्या होती है, अब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। अब किरचॉफ आता है, किरचॉफ बोलता है एक लॉ है जो ये एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर को रिलेट करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था गुड अब्जॉर्वर्स आर ऑफन गुड एमिटर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था इधर गुड अब्जॉर्वर्स और गुड एमिटर्स। तो ये कहाँ से आया, ये कहीं ना कहीं ये किरचॉफ लॉ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि किरचॉफ लॉ बोलता है कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर जो हमने पढ़ा है, क्या होता है एमिसिव पावर, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। एमिसिव पावर कैपिटल ई है, अब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए से कर रहा हूँ, तो ई अपॉन ए इन दोनों का रेशो एट अ गिवन टेम्परेचर, मान लीजिए किसी एक टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर होगा एट दैट टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन अब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी एट 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की होगी 10 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लो आप, किसी भी बॉडी की बात कर लो, अगर उसकी एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो लोगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो दैट विल बी इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब है ई अपॉन ए हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी कांस्टेंट रहेगी। तो आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर आपको उसका ई मालूम है और ए मालूम है, तो ई अपॉन ए विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू ई ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो किरचॉफ लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, हर बॉडी के लिए ई अपॉन ए सेम रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर एक ही टेम्परेचर पर बात करो, ऐसा नहीं एक का 10 पे ले लिया दूसरे का 12 पे ले लिया, फिर बोल रहा हो कि नहीं ये तो ई अपॉन ए अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अगर बॉडी ए है और कोई दूसरी बॉडी है बॉडी बी, तो दोनों का ई अपॉन ए सेम रहेगा अगर एक ही टेम्परेचर पे बात करो। ये भी 10 डिग्री पे है और ये भी 10 डिग्री पे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये आपने ले लिया 10 पे और ये ले लिया 12 पे, ये 10 पे ले लिया ये 12 पे ले लिया और फिर कंपेयर कर रहे हो, नहीं, कंपेयर करना है तो इसको भी 10 पे रखो और इसको भी 10 पे रखो, ठीक है। अगर सेम टेम्परेचर पर रख रहे हो तो ई अपॉन ए हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है और वो बराबर होता है, ठीक है। किस चीज़ के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, वो भी उसी टेम्परेचर पे, मतलब वो भी 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने, ठीक है। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। नो खैर मूविंग ऑन, ये तो किरचॉफ्स लॉ हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। उसके पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा लॉ है, एक लॉ भी क्या है आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, जहाँ पर लैम्डा एम इज वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। जो आपका बी है वो एक कांस्टेंट होता है, सेंटीमीटर केल्विन उसका यूनिट होता है। लैम्डा एम आप सेंटीमीटर में रखो,
टेम्परेचर आप केल्विन में रखो, तो बी का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है। 0.288 इसकी वैल्यू होती है, 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, और इसको वीन्स कांस्टेंट बोला जाता है। टी हो गया आपका टेम्परेचर, लैम्डा एम हो गया आपका वेवलेंथ, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी कोई बॉडी है, उससे कुछ एमिट हो रही है रेडिएशन, तो भाई रेडिएशन एमिट होती है, अलग अलग इंटेंसिटी पे एमिट होगी, हर रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ अलग होती है, ठीक है, कुछ अलग हो सकती है। तो मान लीजिए कुछ लैम्डा है, ठीक है, कोई वेवलेंथ है लैम्डा 500 नैनोमीटर, तो मैक्सिमम रेडिएशंस 500 नैनोमीटर की ही एमिट कर रहा है वो, ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशंस वो 500 नैनोमीटर की एमिट कर रहा है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि भाई लैम्डा M3 सबसे की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है, ये आगे जो है उसकी और कम है, ये लैम्डा की कम है, तो इस जो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो लैम्डा M3 की है, ठीक है। तो वीन्स लॉ में जो लैम्डा M है वो यही लैम्डा M3 है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, ठीक है। दिस इज़ लैम्डा M। जब मैं लैम्डा M बोल रहा हूँ तो इससे मेरा ये मतलब है। तो वो बोलता है कि लैम्डा M T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर T3 है, ठीक है, सेम बॉडी के लिए आपने एक बार T3 टेम्परेचर पे बनाया, एक बार T2 टेम्परेचर पे रखा, एक बार T1 टेम्परेचर पे रखा, और जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं आपने उनकी वेवलेंथ नोट करी, तो आप पाओगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। आपने टेम्परेचर थोड़ा T3 से कम करके T2 कर दिया, ठीक है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस लाइट की एमिट हो रही है, जैसे मान लीजिए ये इस केस में, ठीक है, आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी लैम्डा M2, वो लैम्डा M2 की वैल्यू लैम्डा M1 से बढ़ गई है, ठीक है, लैम्डा M2 की वैल्यू देख रहे हो आप बढ़ गई है। अब आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, T1 कर दिया, तो आप देखोगे जो लैम्डा M1 है, मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो वेवलेंथ है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू और कम हो गई है। भाई वो ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था कि मतलब जो आपकी लैम्डा M था वो कम भी तो हो सकता था, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो यहाँ पर भी तो आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बड़ी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है। आप देख रहे हो लैम्डा M1 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा M2 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा M3। तो ये भी यही चीज़ बता रही है एक क्वेश्चन भी, लैम्डा M इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है, सही बात है, यही हमने देखा है। अगर अब यहाँ पर भी हम टेम्परेचर जैसे जैसे कम कर रहे हैं, ठीक है, T3 से T2 करा तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बड़ी है, मतलब टेम्परेचर कम करने पे लैम्डा M बड़ा है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा रेडिएशन का इंट्रोडक्शन देखा, रेडिएशन क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ देखा, हमने एमिसिव पावर देखा, ब्लैक बॉडी समझा, ब्लैक बॉडी के बारे में समझा, ब्लैक बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी जो अगले लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में समझा, फिर फाइनली हमने लेक्चर अपना खत्म करा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर भाई कि रेडिएशन का पार्ट बना आज हमारा खत्म हो गया है। नो इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में वील डिस्कस मतलब रेडिएशन और डिटेल में किरचॉफ्स लॉ के और थोड़े एप्लीकेशंस देख लेंगे, एंड वील फिनिश विद हीट ट्रांसफर। तो दैट्स इट, थैंक यू।